Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study second part of memories of childhood. तो आज हम लोग दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पहले भाग हमने कल पढ़ लिया था, आज हम उसको दूसरा भाग करने जा रहे हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इससे पहले हम जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का दूसरा भाग है, उसको हम देख लेते हैं कुछ लेखिका के बारे में। इस लेखिका का नाम है बामा। हम लेखिका के बारे में देख लेते हैं और फिर हम आज का दूसरा भाग प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ तक हमने कल छोड़ा था। तो पहला भाग जो है वो झिटकालासा के द्वारा लिखा गया था और ये जो दूसरा भाग है वो बामा के द्वारा लिखा गया है। तो हम बामा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बामा is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family। तो बामा जो है ये भी उसका वास्तविक नाम, रियल नाम नहीं है। ये भी अपना पेन नेम रखी हुई है। इसका वास्तविक नाम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो लेख लिखने के लिए अपना नाम बामा रखी हुई है। और ये एक तमिल दलित परिवार से है, फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। तो ये रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म में मतलब अलग अलग सेक्ट होते हैं, जैसे प्रेस्बिटेरियन हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, एंग्लिकन हो गया। और ये रोमन कैथोलिक जो है सबसे पुराना है, पुराना सेक्ट है। और ये सभी क्या है, ईसाई धर्म के ही भाग है। तो इसी में से वो रोमन कैथोलिक से परिवार से बिलोंग करती थी। शी हैज पब्लिश्ड थ्री मेन वर्क्स। तो जो मुख्य रूप से वो प्रकाशित की है, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित की है, तीन मुख्य कार्य, तीन मुख्य लेख प्रकाशित की है। एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कि उसका एक जीवनी है, आत्मकथा है। करुक्कू, करुक्कू उसका क्या है, जीवनी है, जो कि 1992 में उसको प्रकाशित किया गया। और उसके साथ ही संगति, संगति एक नोवेल है। संगति जो है वो नोवेल है और जिसका प्रकाशन 1994 में किया गया। एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे कविताओं का संग्रह, छोटे छोटे कविताओं का संग्रह, और जिसका नाम है किसुम्भुकरम। किसुम्भुकरन 1996 में इसको प्रकाशित किया गया। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम करुक्कू। तो जो हम लोग यहाँ छोटा सा जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, एक्सर्प्ट का अर्थ होता है छोटा सा हिस्सा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये उसके करुक्कू से लिया गया है। उसका आत्मकथा है जो जीवनी है करुक्कू, उसमें से लिया गया है। करुक्कू मीन्स पल्मीरा लीव्स। करुक्कू का अर्थ बताया गया है, करुक्कू का अर्थ होता है पल्मीरा लीव्स। पल्मीरा लीव्स मतलब खजूर की पत्तियां। पल्मीरा का अर्थ है खजूर की पत्तियां। which which with their serrated edges on both sides are like double edged swords। जिसमें कि with which, जिसमें कि their serrated edge मतलब edge का अर्थ होता है किनारा। तो दोनों तरह की किनारा क्या होता है, दांत के समान कांटेदार होते हैं। जो खजूर की पत्ती आपने देखी होगी, तो दोनों तरफ का हिस्सा जो है वो दांतेदार होते हैं, मतलब कांटे की तरह, मतलब चुभता हुआ सा दोनों की तरफ वो रहता है। सेरेटेड मतलब दांतेदार। ऑन बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ उनका कांटेदार होते हैं खजूर की पत्तियां। आर लाइक डबल एज्ड सोर्ड, और वो एक दुधारी तलवार के समान होता है। डबल एज्ड मतलब दुधारी, सोर्ड्स का अर्थ होता है तलवार। बाय अ felicitous pun, द तमिल वर्ड करक्कू containing the word करू। तो एक felicitous आनंदप्रद, felicitous का अर्थ है आनंदप्रद, प्रद या तो मनोहारी। पन, पन एक पोएटिक डिवाइस होता है, श्लेष है ना, श्लेष अलंकार, या इससे हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो श्लेष अलंकार के तहत द वर्ड, ये जो तमिल शब्द है करुक्कू, इसका अर्थ होता है करु। उसको विभक्त किया गया है, अलग दो भागों में बांटा गया है। तरु, तरु का अर्थ होता है तमिल में एम्ब्रियो और सीड। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, और सीड या तो बीज। करू का अर्थ होता है भ्रूण या तो बीज। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस, और इसका अर्थ भी अलग, इसका अर्थ भी होता है फ्रेशनेस मतलब तरोताजा, न्यूनेस कुछ नयापन। तो इसके बामा के बारे में हमने देख लिया है। अब इसका सेकंड भाग, तो पहला भाग तो हमने देखा था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसिट कलासा के द्वारा लिखा गया था। अब इसका हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, जो कि बामा अपना जीवनी बताती है।
वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ये आगे हमको ये जो शीर्षक है, हम लोग भी मनुष्य हैं, ये हमको आगे भी हमको मिलेगा पाठ में। When I was studying in the third class, तो वह अपनी कहानी बता रही है, अपना जीवनी बता रही है कि जब वह तीसरी क्लास में पढ़ती थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability। तो वह कहती है कि अभी तक जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, तो लोगों को अस्पृश्यता के बारे में खुले रूप से या सारे आम उनको बात करते हुए नहीं सुना था, बोलती है। आई हैडंट येट हर्ड मतलब नहीं सुना था कि लोगों को स्पीक ओपनली खुले रूप से या तो सारे आम बात करते हुए क्या के विषय पर, छुआछूत के विषय पर या अस्पृश्यता के विषय पर बात करते हुए वो नहीं सुनी थी। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन वो बताती है कि मैं इसको पहले ही देख चुकी थी, फेल्ट अनुभव कर चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड एहसास कर चुकी थी, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज। और ये अस्पृश्यता के तहत वो कई बार अपमानित भी हो चुकी थी। ह्यूमिलिएटेड मतलब इसके तहत उसको अपमानित भी होना पड़ा था। लोगों को भले ही वो बात करती हुई खुले तौर पर वो नहीं सुनी थी, लेकिन उसको एहसास था, अनुभव था, और कई बार तो उसको इसके लिए अपमानित भी होना पड़ा था। मतलब ये सिर्फ अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में वो जानती थी बामा। I was walking from I was walking home from school one day। तो बोलती है कि मैं एक दिन स्कूल से घर की ओर जा रही थी, स्कूल छुट्टी हो गया होगा और उसके पश्चात वो वहां से स्कूल से वो घर जा रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। तो बहुत लोग इसको शोल्डर को सोल्जर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसका जो सही उच्चारण होता है वो शोल्डर होता है ना। शोल्डर का अर्थ होता है कंधा और सोल्जर का अर्थ होता है सैनिक या सेना। सोल्जर सैनिक। तो आई वॉज वॉकिंग, तो वो घर जा रही थी एक दिन। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक पुराना सा वो जो बैग था जो कि वो अपने कंधे से लटकाई हुई थी और स्कूल छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। तो वो बताती है कि उसके स्कूल से उसके घर की दूरी मतलब महज 10 मिनट की दूरी है, मतलब उस दूरी को 10 मिनट में ही कवर किया जा सकता है। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। लेकिन प्रायः ये मेरे को लेता था, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स। तो घर तक पहुंचने में उसको कितना लग जाता था, आधा घंटा लग जाता था, 30 मिनट लग जाता था। एट वेरी लीस्ट कम से कम, वेरी लीस्ट मतलब कम से कम, टू रीच होम तो घर तक पहुंचने में उसको आधा घंटा लग जाता था। तो 10 मिनट का रास्ता क्यों उसको आधा घंटा लग जाता था, हम लोग आगे देखेंगे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलोन। तो उसको आधा घंटा या तो 1 घंटा तो क्या करने में लग जाता था, टू ड्वेडल अलोंग। ड्वेडल अलोंग का अर्थ है इधर उधर घूमने में या तो आवारागर्दी करने में। ड्वेडल का अर्थ है इधर उधर घूमने में, समय बर्बाद करने में उसको आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता था। तो क्या कैसे समय बर्बाद करती थी या क्या क्यों इधर उधर घूमती थी वो? वॉचिंग अलोंग द फन एंड गेम्स दैट वेर गोइंग ऑन। तो वो देखती थी उन सभी तमाशों को, फन फन करते तमाशों को, एंड गेम्स उन सभी खेलों को, दैट वेर गोइंग ऑन जो कि हो रहा होता था। ऑल द एंटरटेन नोवेल्टीज एंड ऑडिटीज इज द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाजार। तो सभी प्रकार के मनोरंजन के कार्य, नोवेल्टीज कुछ नया नया है ना, कुछ नया नया तमाशे, कुछ मनोरंजन के खेल, एंड ऑडिटीज और अलग अलग प्रकार के अजीब अजीब प्रकार के जो खेल चलते थे, कहाँ गलियों में, दुकानों में और बाजार में, उन सभी चीजों को वो देखते हुए आती थी और इसलिए उसको घर तक पहुंचने में आधा घंटा या तो कभी कभी 1 घंटा भी समय लग जाता था। द परफॉर्मिंग मंकी, तो क्या क्या देखती थी वो बाजार में, हम देखते हैं। परफॉर्मिंग मंकी मतलब बंदर को करतब दिखाते हुए, तमाशा दिखाते हुए देखती थी। द स्नेक, दिस द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स। और वो सांप जिसको कि सपेरा, स्नेक चार्मर का अर्थ होता है सपेरा, जिसको कि वो अपना पिटारा में, बॉक्स अपने पिटारा में रखता था। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर, टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर उसको प्रदर्शित करता था। डिस्प्लेड मतलब उसको दिखाता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फ्रॉम 3 days। और जो साइकिल चलाने वाला, साइक्लिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाला, हु हैड नॉट गॉट ऑफ का अर्थ होता है उतरना, गेट ऑफ का अर्थ उतरना, लेकिन वो 3 दिन से नहीं उतरा था, अपने साइकिल से 3 दिन से नहीं उतरा था वो। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। तो वो जारी रखा था, केप्ट
पैडलिंग मतलब पैडल मारना जारी रखा था साइकिल को। जितना वो स्पीड में कर सकता था, जितना तेजी से वो पैडल मार सकता था, वो पैडल मार रहा था। ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे मतलब ब्रेक ऑफ द डे का अर्थ होता है जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, नया सवेरा आता है, तो 3 दिन से वो अपना साइकिल चला रहा था और जैसे ही दिन की शुरुआत हुई और ज़ोर-ज़ोर से वो पैडल मारना मारना शुरू कर देता है। The rupee notes that were pinned on to his shirt to spur him on। और कुछ-कुछ रुपयों के नोट उसके शर्ट में पिन कर दिए गए थे। उसको पिन से चिपका दिए गए थे उसके शर्ट में। तो स्पर हिम मतलब उसको प्रलोभन देने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए ताकि पैसा देंगे तो और अधिक तेज़ी से वो क्या करेगा पैडल मारेगा, अपना काम को जारी रखेगा। तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव के रूप में, प्रलोभन देने के रूप में या तो उसको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए पैसा लटका दिए थे उसके शर्ट में। द स्पिनिंग व्हील्स वो चरखा भी देखती है, इन सभी चीज़ों को देखती आ रही है और वहाँ क्या देखती है? चरखा देखती है। द मरियता टेम्पल तो मरियता एक जगह का नाम है, मरियता मंदिर जो फेमस है, तो उसको भी देखती है वो। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर और एक बड़ा-सा घंटा वहाँ पर क्या है? लटका हुआ है। ह्यूज मतलब विशाल घंटा, बेल का अर्थ है घंटी, वहाँ जो है लटका हुआ है। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड और जो कि पोंगल दक्षिण भारत में हम पोंगल का त्योहार वहाँ के लोग मनाते हैं। तो वहाँ जो चढ़ावे के रूप में ऑफरिंग्स मतलब पोंगल के चढ़ावे के रूप में वहाँ उस प्रसाद को पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कुक्ड मतलब पकाया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल तो मंदिर के सामने प्रसाद पकाया जा रहा है, उसको भी वो देखती है। द ड्राइड फिश द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैच्यू ऑफ गांधी और सूखे मछली का दुकान, स्टॉल का अर्थ है दुकान, छोटा दुकान, सूखे मछली का दुकान कहाँ पर लगा हुआ है? गांधी जी के मूर्ति के सामने, उसके बगल में स्टैच्यू स्टैच्यू का अर्थ है मूर्ति के बगल में, गांधी की मूर्ति के बगल में सूखे मछली का दुकान लगा हुआ है। द स्वीट स्टॉल मिठाई की दुकान, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स और वो दुकान जहाँ पर कुछ बिक्री किया जा रहा है तले हुए स्नैक्स का, फ्राइड मतलब तला हुआ स्नैक्स बिक्री किया जा रहा है। एंड ऑल द अदर शॉप्स और सभी दूसरे दुकान नेक्स्ट टू ईच अदर जो कि एक दूसरे से लगे हुए हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट और जो गली का जो प्रकाश है वो हमेशा प्रदर्शित कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब दिखा रहा है कि ये कैसे बदल सकता है, हाउ इट कुड चेंज कैसे बदल सकता है फ्रॉम ब्लू टू वायलेट मतलब नीला रंग से वो बैंगनी रंग में कैसे बदल सकता है। ये सभी चीजें हो रहा है जैसे आपने नोटिस किया होगा अगर कोई मेले में जाते हैं तो प्रकाश के कई तरह के रंग बिरंग मतलब लोग सजा के रखते हैं तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। नरिकुरुवन नरिकुरुवन हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस। ये नरिकुरुवन जो है एक तरह का एक ट्राइब है, तमिलनाडु की एक ट्राइब है जो कि ये भी क्या है नीचे तबके के लोग हैं, दलित लोग ही हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो अपने इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या होता है? शिकारी करना होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कुछ लोग मतलब क्या घुमक्कड़ होते हैं, कुछ कहीं भी हम लोग रह जाते हैं अपना टेंट गाड़ करके कुछ समय के लिए वहाँ व्यतीत करते हैं। तो उसी तरह का एक कुछ ट्राइब है और इनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकारी करना। विथ हिज वाइल्ड लेमर वो अपनी जंगली लंगूर के साथ, लेमर का अर्थ होता है जंगली लंगूर के साथ, जो कि कहाँ रखा हुआ है उसको? केज में, पिंजरे में रखा हुआ है। सेलिंग नीडल्स और वो क्या बिक्री कर रहा है? सुई बिक्री कर रहा है। क्ले बिट्स क्ले बिट्स का अर्थ होता है मिट्टी का मनका, बीट्स का अर्थ होता है मोती, है ना? मिट्टी के कुछ मोती भी वो बिक्री कर रहा है। उसको कई तरह से कलरफुल किया गया है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स और कुछ कान को साफ करने के लिए कुछ औजार भी वो बिक्री कर रहा है वहाँ। ओह! आई कुड गो ऑन एंड ऑन और लेखिका बोलती है मैं इतना और भी आगे जा सकती हूँ, इतना बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं देख सकती हूँ। ईच थिंग वुड पुल मी और सब चीज़ मुझको आकर्षित करता है, मुझको खींच लेता है। टू स्टैंड स्टिल और मेरे को मतलब स्थिर कर देता है एक जगह में। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर और मुझको अनुमति नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। मैं इस इतना मतलब आकर्षक चीज़ है, दुकानें सजी हुई हैं और मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, लेखिका ऐसा कहती है। At times, people from various political parties would arrive। कभी-कभी राजनेता लोग अलग-अलग पार्टी के राजनीतिक पार्टी के नेता लोग आते हैं, आर्टिस्ट वुड अराइव वहाँ पहुँचते हैं, पुट अप स्टेज और वहाँ स्टेज बना लेते हैं एंड हरास अस थ्रू देयर माइंड्स
और अपने माइक के द्वारा हम लोगों को जोशीला भाषण देते हैं। हैरांग, है ना? हैरांग का अर्थ होता है जोशीला भाषण देना। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग हैं, जो बड़े-बड़े नेता लोग हैं, अलग-अलग पार्टी से आते हैं बाज़ार में, उन लोग अपना स्टेज सजा लेते हैं और जोशीला भाषण देते हैं। थ्रू देयर माइक्स, माइक में जोशीला भाषण देते हैं। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और उसके पश्चात वहाँ पर कुछ नुक्कड़ नाटक भी होते हैं। स्ट्रीट प्ले का अर्थ होता है कुछ नाटक भी होते हैं, और अ पपेट शो, और वहाँ गुड्डे-गुड्डी की खेल खेल भी दिखाया जाता है, या तो कुछ पपेट पपेट शो मतलब गुड्डियों का खेल, या तो कठपुतली नाच दिखाया जाता है। और नो मैजिक, नो मिरेकल, स्टंट परफॉर्मेंस, और वहाँ पर ना किसी तरह का जादू और ना किसी तरह का करिश्मा, बल्कि क्या दिखाया जाता है, स्टंट परफॉर्मेंस दिया जाता है। अगर वहाँ पर किसी तरह का कोई जादू नहीं दिखाया जाता है या किसी तरह का करिश्मा नहीं दिखाया जाता, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, कुछ करतब दिखाते हैं, स्टंट करते हैं, करतब दिखाना। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये समय-समय पर हमेशा होता रहता है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ मनोरंजन तो होते रहता है। और अदर अदर गोइंग ऑन, मतलब हमेशा ऐसा चलता रहता है, कहाँ, उस गली में, उस बाजार में इस तरह का मनोरंजन, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मनोरंजन तो साल भर ऐसा चलता रहता है। इवन अदरवाइज, इन सब के अलावा, देयर वेर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार, इन सब के अलावा वहाँ कुछ कॉफी क्लब भी हैं, लोग कॉफी पीने भी आते हैं बाजार में। और द वे इस वेटर कूल्ड द कॉफी, और जिस तरीके से, द वे मतलब जिस तरीके से प्रत्येक जो वेटर होते हैं, जो होटल में काम करने वाले होते हैं, कि कैसे उन लोग कॉफी को ठंडा करते हैं। कूल्ड, कूल्ड का अर्थ होता है ठंडा करना, कि किस तरीके से उन लोग कॉफी को ठंडा करते हैं। लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, तो यहाँ तरीका बताया जा रहा है कॉफी को कैसे ठंडा करते हैं वेटर लोग। तो टम्बलर, टम्बलर का अर्थ होता है गिलास, हम लोग गिलास को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स, और उसमें जो कॉफी होता है, पोरिंग, पोरिंग का अर्थ होता है उड़ेलना, तो कॉफी को उड़ेलते हैं। इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन द अदर हैंड, उस गिलास पर जो कि उन लोग दूसरे हाथ से गिलास पकड़े होते हैं। तो एक हाथ से हम लोग गिलास को ऊपर कर लेते हैं, और दूसरे हाथ से हम लोग गिलास नीचे पकड़े हुए होते हैं, और एक हाथ से हम लोग कॉफ़ी को उड़ेलते हैं दूसरे गिलास में, और इस तरह से कॉफ़ी को हम लोग ठंडा करते हैं। और द वे सम पीपल साइट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स, और उस तरीका का लोग, कुछ लोग दुकान के सामने बैठे हुए हैं, इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स मतलब दुकान के सामने बैठे हुए हैं। चॉपिंग ऑफ ऑनियंस, जो कि क्या कर रहे हैं, चॉपिंग का अर्थ होता है काटना। उन लोग अनियन, अनियन का अर्थ हम लोग प्याज काट रहे होते हैं। देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और उनका आँख कहीं दूसरे ओर उन लोग अपना आँख को घुमा लिए होते हैं, टर्न मतलब घुमा लेते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह का जो अनियन, प्याज से जो झाल निकलता है, उसके आँखों में किसी भी तरह का क्या ना हो, दर्द ना हो, नॉट स्मार्ट मतलब उनकी आँखों में किसी भी तरह का दर्द ना हो, इसलिए उन लोग अपना आँख किसी दूसरे तरफ कर लेते हैं। और द आलमंड ट्री ग्रोविंग देयर, और एक जो बादाम का पेड़, आलमंड ट्री का अर्थ होता है बादाम का पेड़, ग्रोविंग देयर जो कि वहां पर बढ़ा हुआ है। एंड इट्स फ्रूट दिस वाज ऑकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, जो कि कभी कभार, ऑकेजनली मतलब कभी कभार, हवा के झोंकों से उसका जो फल है वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है। ऑल दीज साइड्स, तो ये सभी दृश्य टेकन टुगेदर, अगर हम इन सभी को एक साथ ले लें, would would teeter my legs and स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, तो लेखिका बता रही है ये सभी दृश्य जो है मेरे पैरों को क्या कर देता था, वो बांध देता था। टीथर मतलब वहां पर बांध देता था। लेग्स मेरे पैरों को बांध देता था, और मेरे को रोके रखता था, मेरे को आगे या तो घर घर की ओर जाने नहीं देता था, और इसीलिए उसको 10 मिनट का जो रास्ता है स्कूल से घर तक जाने में, वो कभी कभी आधा घंटा या तो 1 घंटा भी लग जाता था। ये अभी तक तो हमने सुना वहां की दुकान के बारे में। अभी जो रियल स्टोरी होता है इस परिच्छेद से शुरू होता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो और तब मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सीजन मतलब मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गुआवास एंड जैक फ्रूट। तो मौसम के अनुसार वहाँ अलग-अलग फल भी मिलते थे, जैसे कि आम हो गया, खीरा हो गया, गन्ना हो गया, शुगर केन का अर्थ है गन्ना हो गया, स्वीट पोटैटो, शकरकंद हो गया, पाम शूट्स मतलब खजूर के जो नए-नए कोपले आते हैं वो, ग्राम का अर्थ है चना, पाम सिरप, पाम मतलब ताड़ का पेड़, पाम फ्रूट, ताड़ का फल, गुआवास अमरूद, जैक फ्रूट कटहल,
एवरी डे, तो प्रत्येक तब ये सभी चीजें मौसम के अनुसार ये फल मिलते थे। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग, तो प्रत्येक दिन मैं लोगों को बिक्री करते हुए देखती थी। सेलिंग का अर्थ है बिक्री करते हुए देखती थी। क्या देखती थी? मिठाइयाँ बिक्री करते हुए, स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, मिठाइयाँ बिक्री करते हुए देखती थी। एंड सेवरी, सेवरी का अर्थ है जो कि मीठा नहीं होता है, नमकीन हम बोल सकते हैं, या तो दूसरे खाद्य पदार्थ जो कि तले हुए होते थे, तले हुए स्नैक्स बिक्री करते थे। पायासम, पायासम तमिल भाषा में खीर को जो है पायासम कहा जाता है। हलवा, बॉइल्ड टामरिंड सीड, उबाला हुआ इमली के बीज को बिक्री करते थे। एंड आइस्ड लॉलीज, आइस्ड लॉलीज मतलब बर्फ की कुल्फी, बर्फ की कुल्फी को बिक्री करते हुए क्या करती थी लेखिका, देखती थी। तो आगे, गेजिंग एट ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए, गेजिंग, गेजिंग का अर्थ है एकटक देखना, इन सभी को देखते हुए वन डे, एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, वह अपने गली में आ जाती है। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, तो बोलते हैं मेरा जो पुराना बैग था वो मेरे कंधे से लटका हुआ था। स्लंग, स्लंग का अर्थ है लटका हुआ था, तो स्लिंग, स्लंग मतलब झूल झूल रहा था, उसके कंधे से झूल रहा था उसका बैग। एट द ऑपोजिट कॉर्नर, तो उसके ठीक उल्टे कोना में, तो थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, वहां पर एक खलिहान बनाया गया था। थ्रेसिंग फ्लोर, थ्रेसिंग फ्लोर का अर्थ है खलिहान, खलिहान जहां पर धान को मीसा जाता है, या तो ट्रैक्टर के द्वारा या तो पशुओं के द्वारा, गाय बैल के द्वारा उसको मीसा जाता है। मतलब जो अनाज है उसको पुआल से अलग किया जाता है। हैड बीन सेटअप, तो वहां खलिहान बनाया गया था। एंड द लैंडलॉर्ड वाच्ड द प्रोसीडिंग्स, और जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड का अर्थ है जमींदार, वाच्ड देख रहा था, प्रोसीडिंग्स की जो धान मिसने का प्रक्रिया कैसे चल रहा है उसको देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, वो बैठा हुआ था, सीटेड मतलब बैठा हुआ था, ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग, सैकिंग का अर्थ है बोरा का एक टुकड़ा, बोरा का एक टुकड़ा, जूट का बोरा होगा, तो जूट का एक बोरा बिछा हुआ था, स्प्रेड ओवर मतलब बिछा हुआ था, स्टोनलेस, एक पत्थर के सकरे कोना में, पत्थर के एक सकरे, सकरे कोना में बिछा हुआ था। लेस का अर्थ है पत्थर का एक जो सकरा सा, जो किनारा होता है, सकरा किनारा उसको कहा जाता है लेस। तो पत्थर के सकरे किनारे में जूट का बोरा बिछा हुआ था ऊंचे स्थान पर, और वहीं पर जमींदार बैठा हुआ था। आवर पीपल वेर हार्ड एट वर्क, तो लेखिका बोल रही है कि हमारे लोग बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे। मतलब वहां के जो दलित परिवार के थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उन लोग कठिन मेहनत मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, तो उन लोग चला रहे थे, ड्राइविंग मतलब यहाँ पर पशुओं को खेद रहे थे, पशुओं को आगे हाँक रहे थे। इन पेयर्स जो कि समूह में उसको बांधा हुआ था, जोड़े में बांधा हुआ था। राउंड एंड राउंड मतलब उसको गोल गोल उन लोग उसको चला रहे थे। तो जो खेती किसानी में जो रुचि रखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि गांव में अधिकतर लोग जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो खलिहान में जो है उन लोग गाय बैल को उन लोग फंसा लेते हैं, 5-6 लाइन में, ये 5 से कतार में, और उसको राउंड राउंड उन लोग गोल गोल घुमाते रहते हैं। टू ट्रेड आउट द ग्रेन, ताकि उनके पैरों से जो अनाज है वो अलग हो जाए, उनके पैरों के बार बार खूंदने से जो अनाज है वो पुआल से अलग हो जाएगा। ग्रेन का अर्थ है अनाज, फ्रॉम द स्ट्रो, स्ट्रो का अर्थ है पुआल, तो पुआल से जो अनाज अलग हो जाता है उनके पैर के बार-बार दबने से, उनके पैर के बार-बार चलने से। द एनिमल्स वेर मजल्ड, और इन जानवरों को, इन पशुओं को जो है वो उनका मुंह को, मजल्ड मतलब उनके मुंह को जाली से बांध दिया गया था। मजल्ड का अर्थ उनके मुंह को जाली से बांध दिया गया था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो फसल है और जिसको मिसाई हो रहा है उसको पशु खा ना ले, है ना? तो खाने से बचाने के लिए उसके मुंह को जाली से बांध दिया जाता है, सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रो, ताकि वे खुद की सहायता नहीं कर सके या तो नहीं खा सके क्या को, पुआल को। स्ट्रो, स्ट्रो का अर्थ होता है पुआल, ताकि वे पुआल को ना खा सके क्योंकि अभी तक अनाज उस पुआल से अलग नहीं हुआ है। आई स्टूड फॉर अ व्हाइल देयर, मैं कुछ क्षण के लिए वहां खड़ी रही। वाचिंग द फन, इस तमाशे को देखते रही, या तो जो उसके लिए मनोरंजन लग रहा है लेखिका के लिए, उसको देखने के लिए थोड़ी देर वो खड़ी रही क्योंकि वो छोटी उम्र में है। जस्ट देन, तभी, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, तो बताती है कि हमारे गली के ही एक सज्जन व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ऑफ आवर स्ट्रीट हमारी गली के सज्जन व्यक्ति, केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, तो बाजार की ओर से, डायरेक्शन ऑफ द बाजार मतलब बाजार की ओर से वहां पर आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, तो जिस तरीके से वह चल रहा था, वॉकिंग अलोंग मतलब जैसे वो चल रहा था, मेड मी वांट टू डबल अप,
तो उसका चलने का तरीका देख करके लेखिका बोल रही है मुझको बहुत हंसी छूटने लगी, डबल अप मतलब मेरा हंसी छूटने लगा, मतलब वो हंसना चाह रही थी। आई wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. तो वह बहुत जोर से सीखना चाह रही थी। श्रिक श्रिक का अर्थ होता है सीखना चाह रही थी। विथ लाफ्टर मतलब हंसी से उसका चीख निकलने वाला था। एट द साइट इस दृश्य को देख करके ऑफ सच अ बिग मैन क्योंकि इतना विशाल आदमी कैरिंग अ स्मॉल पैकेट तो इतना विशाल आदमी जो है छोटा सा पैकेट को क्या कर रहा था लेके आ रहा था इन दैट फैशन उस तरीके से लेकर के आ रहा था इसको देख करके लेखिका को बहुत हंसी छूटने वाला था जैसे भी हो लेकिन वो कंट्रोल करती है। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं इतना विशाल आदमी और यहाँ इसके हाथ में देखो क्या है छोटा सा मतलब पार्सल है पैकेट है छोटा सा पैकेट है और किस तरीके से उसको सामने थोड़ा झुका करके वो चल रहा है और इसीलिए लेखिका को बहुत अधिक हंसी आ रही थी वो अपना हंसी को दबा नहीं पा रही थी कि किस तरीके से इतना विशाल आदमी जो है छोटा सा पैकेट को क्यों उस तरह से ढो के लेके जा रहा है सोची होगी लेखिका। आई गेस्ट देयर वाज समथिंग लाइक बड़ाई और ग्रीन बनाना भासी तो लेखिका कहती है कि मैंने कल्पना की अनुमान लगाया गेस अनुमान लगाया देयर वाज समथिंग लाइक बड़ाई क्योंकि वहां पर हो सकता है उसमें अनुमान लगाया मैं कि उसमें कुछ बड़ा था बड़ाई का अर्थ वहां कुछ बड़ा था जिसको कि हम खाते हैं और ग्रीन बनाना भासी या तो कुछ हरे रंग का केले की पत्ती थी इन द पैकेट उस पैकेट में बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विथ ऑयल क्यों ऐसा वो अनुमान लगाती है क्योंकि जिस पेपर से उसको लपेटा गया था उसमें कुछ धब्बा था स्टेन स्टेन मतलब उसमें धब्बा था क्या का तेल का दाग लगा हुआ था और इसलिए वो अनायास से कल्पना करती है कि उसमें या तो बड़ा होगा या तो हरे केला का पत्ती होगा वो सोचती है। He came along तो इसी के साथ वो आया उसको पकड़ लेकर के आया holding out the packet by its string तो वो पैकेट को क्या से पकड़ा हुआ था holding out मतलब पकड़ा हुआ था the पैकेट को by its string इसके रस्सी से पकड़ा हुआ था रस्सी के सहारे पकड़ा हुआ था उसको without touching it और उसको स्पर्श नहीं किया था वो I stood there thinking to myself मैं वहां खड़ी रह गई थोड़ा देर अपने आप से सोचते रही वहां खड़ी होकर मैं अपने आप से सोचते रही लेखिका ऐसा कहती है इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट तो लेखिका सोच रही है अगर वो इसको इस तरह से पकड़ा है वॉन्ट द पैकेज कम अंडन क्या पैकेट खुल नहीं जाएगा अंडन अंडन का अर्थ है क्या पैकेट खुल नहीं जाएगा क्योंकि पैकेट को तो नहीं पकड़ा है वो केवल वो ऊपर से क्या को पकड़ा है जैसे यहाँ इधर नहीं पकड़ा है नीचे इस पे चित्र में आप देख पा रहे हैं केवल ये ऊपर रस्सी को केवल पकड़ा है उसका टंगना को केवल पकड़ा है तो लेखिका सोचती है क्या कि इतना अगर वजन होगा तो ये जो पैकेट जो है खुल नहीं जाएगा ऐसा सोचती है वो अंडन एंड द बाडाइस फॉल आउट और इस तरह से खुल जाएगा तो उसमें जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा गिर जाएगा लेखिका ऐसा सोचती है। The elder went straight up to the landlord और जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो सीधे चला गया किसके पास जमींदार के पास बाउड लो बाउड का अर्थ है थोड़ा सा सिर झुकाया लो मतलब नीचे थोड़ा सा नीचे सिर झुकाया एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम और वो एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंडेड का अर्थ है बढ़ा देना यहाँ पर एक्सटेंड का अर्थ होता है फैलाना होता है लेकिन वो उसको बढ़ा दिया पैकेट जिस हाथ से वो पकड़ा था वो हाथ को बढ़ा उस पैकेट को बढ़ा दिया किसकी ओर जमींदार की ओर कपिंग द हैंड्स दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड कपिंग का अर्थ होता है जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में एक आप देख पा रहे हैं तो ये जो इसका कोहनी है इस कोहनी को क्योंकि वो दाहिने हाथ से क्या को पकड़ा हुआ है इस पैकेट को पकड़ा हुआ है और जमींदार के पास पहुंचा और थोड़ा सा सिर झुकाया और इसको आगे की ओर कर दिया और यहाँ पर इस कोहनी को इस बाएं हाथ से वो पकड़ता है उसी को कहा जाता है कपिंग तो अपने दाहिने हाथ की कोहनी को बाएं हाथ से पकड़ करके वो जमींदार की ओर उस पैकेट को बढ़ा देता है कपिंग कपिंग करते हुए द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग with his other hand. The landlord opened the parcel and began to eat the बड़ाइस तो जो जमींदार था opened उस पार्सल को खोलता है और बड़ाई को जो बड़ा था उसको खाना शुरू कर देता है बड़ाइस का अर्थ है यहाँ से बड़ा को खाना शुरू कर देता है आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम तो इन सभी चीजों को देखने के बाद आखिर में मैं कहाँ चली गई अपना घर चली गई लेखिका कह रही है लेखिका अपना घर चली गई आई वेंट होम माय एल्डर ब्रदर वाज देयर तो मेरा जो बड़ा भाई था घर में था
आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। तो बोल रही है कि मैंने उसको ये सारी कहानी बताई। टोल्ड हिम दिस स्टोरी, ये सारी कहानी जो उन्होंने देखी थी, उसको अपने बड़े भाई को बताई। इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, जिस तरह से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था या जो सज्जन व्यक्ति था, जिस तरह से वो छोटा-सा पैक को लेकर के आ रहा था, तो उसी को कॉमिक करके, उसका नाटक करके वो बता रही है, किसको? अपने बड़े भाई को बता रही है लेखिका। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन। तो बोल रहे हैं कि मेरे को कितना मतलब हँसी छूट रहा था। फेल अबाउट विथ लाफ्टर मतलब मैं कितना मैं हँसी से लोट-पोट हो गई थी। लाफ्टर का अर्थ है हँसी से। एट द मेमोरी ऑफ बिग मैन, उस बड़े से व्यक्ति को याद करके। एंड एन एल्डर एट दैट, क्योंकि वो इतना बुजुर्ग था। मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और उस पार्सल को ढोने में जिस तरह से वो नाटक कर रहा था, या तो जिस तरह से एक्टिंग किया हुआ था, कैसे ढो करके ला रहा था, उसको देख करके मैं हंसी से लोट-पोट हो गई थी। और वो एक्टिंग करके बता भी रही है किसको? अपने बड़े भाई को। बट अनान वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन उसके इस बताने से जो उसका बड़ा भाई है, वो खुश नहीं होता है। नॉट अम्यूज्ड मतलब खुश नहीं हुआ वो। अनान, अनान का अर्थ है जो दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु इत्यादि में जो बड़े लोग होते हैं, उनको अन्ना कहा जाता है। जैसे कि अन्ना हजारे, आप सभी ने नाम सुना होगा, तो बड़े लोगों को अन्ना कहा जाता है। तो अन्ना वाज़ नॉट अम्यूज्ड, तो अन्ना जो है उसकी बातों को सुन कर के खुश नहीं हुआ। अन्ना टोल्ड मी द मैन वाज़न्ट बीइंग फनी। तो अन्ना ने उसको बताया कि वो जो व्यक्ति है वो इस तरह का मतलब एक्टिंग नहीं कर रहा था, बोला। वो मतलब फनी, वो कुछ मज़ेदार नहीं था। When he carried the package like that, जब वो उस पार्सल को, उस पैकेट को उस तरह से ढोया हुआ था या लेके आ रहा था, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। He said, उसने कहा, everybody believed that they were upper caste। तो क्योंकि उसने कहा कि सभी लोग विश्वास करते हैं कि उन लोग क्या हैं? उच्च जाति के हैं। अपर कास्ट मतलब उन लोग क्या हैं? उच्च जाति के हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए मस्ट नॉट टच अस, और इसलिए उन लोग हम लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहते हैं। इफ दे डिड, अगर वे हमको स्पर्श करते हैं, हमको छूते हैं, दे वुड बी पॉल्यूटेड, वे दूषित हो जाएंगे। पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो जाएँगे या दूषित हो जाएँगे। दैट्स व्हाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और इसीलिए उसको ये जो पैकेट था उसको रस्सी के सहारे पकड़ के लाना पड़ा। इस तरह के वो अपना भाई को समझाता है वो। व्हेन आई हर्ड दिस, तो लेखिका आगे बता रही है, जब मैंने इसको सुना, आई डिडंट वांट टू लाफ एनीमोर, तो मैं और अधिक हँसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मुझको बहुत अधिक क्या हुआ? दुःख लगा। सैड, टेरिबली सैड मतलब मेरे को अत्यधिक दुःख का अनुभव हुआ। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वाज़ डिसगस्टिंग, कि कैसे उन लोग ऐसा विश्वास करते हैं? हाउ कुड दे बिलीव मतलब कैसे वे विश्वास करते हैं दैट इट वाज़ डिसगस्टिंग, कि ये बहुत घृणित काम था। कि उस तरह से उसको बड़ा बड़ा लाना या जो पैकेट था उसको लाना क्या तो बहुत घृणित काम था। डिसगस्टिंग मतलब घृणित काम था। वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड, अगर हम में से कोई भी उसके पैकेट को हमारे हाथ से पकड़ देते हैं, तो कैसे उन लोग विश्वास करते हैं कि ये बहुत घृणित काम था। इवन दो द बड़ाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन पेपर। तो बोल रही है लेखिका यहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है, हालांकि जो बड़ाई है वो, जो बड़ा है वो पहले तो क्या में उसको लपेटा जाता है, केले के पत्ते में। रैप मतलब उसको लपेटा जाता है, केले के पत्ते में उसको पैक किया जाता है। एंड देन, और उसके बाद पार्सल्ड इन पेपर, और उसके ऊपर से पेपर से उसको ढका जाता है। और उसके पश्चात किस तरह का सुवासित या कैसे दूषित हो जाता है वो जो खाना है या खाद्य पदार्थ, ऐसा वो सोचती है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, तो बोलती है मेरे को इतना अधिक उत्तेजना आया, एंड एंग्री इतना वो गुस्से से उतावली हो गई, दैट आई वांटेड टू टच दोज़ wretched words myself straightway। तो इतना अधिक उसको गुस्सा आया और इतना अधिक वो उत्तेजित हो गई कि वो चाहती थी, आई वांटेड मतलब मैं चाहती थी कि मैं सीधे जा करके ये जो अभागे, wretched का अर्थ है अभागे, जो बड़े थे, अभागे जो बड़ा था, उसको मैं जाके सीधे जा करके क्या कर दूँ? स्पर्श कर दूँ, उसको छू दूँ, स्ट्रेट वे मतलब सीधे जा करके मैं छू दूँ। तो इसको इतना अधिक गुस्सा लगा, तो बोल रही कि मैं अभी सीधे जा करके जो बड़ा है उसको जा करके अपने हाथों से छू दूँ। इस तरह का अगर उस वो बात को सुनती है। व्हाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज़ पीपल? तो बोल रही है कि हम लोगों को क्यों ऐसे लोगों के लिए मतलब बाज़ार से फेच मतलब लाना, और चीज़ों को लाना चाहिए, चीज़ों को लाना ले जाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्यों हम लोग लाना ले जाना, अगर हम लोग तुच्छ समझते हैं या तो छुआछूत समझते हैं तो।
आई वंडर्ड, तो ये चीज़ मुझको क्या होता है, आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, बाज़ार से सामान क्यों ला दे रहे हैं इनके लिए। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently. तो बोल रही है सच एन इम्पोर्टेंट एल्डर, तो बोल रही है कि हमारे जो ट्राइब है, हमारे जाति बिरादरी का जो मतलब महत्वपूर्ण बुजुर्ग व्यक्ति है, कॉस्मिकली वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक जाता है कहाँ, दुकान, तो शॉप्स, दुकान में जाता है टू फेच स्नैक्स, और वहां से स्नैक्स लाने के लिए, एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और उसको सुपुर्द करता है, हैंड्स देम मतलब उसको सुपुर्द करता है, ओवर रेवरेंटली बहुत ही सम्मान पूर्वक उसको सुपुर्द करता है, किसको, जमींदार को, बाविंग एंड स्ट्रीकिंग, थोड़ा सा झुक करके, एंड अपने को सिकुड़ करके क्यों, क्योंकि जो पार्सल ला रहा है उसमें कहीं उसका हाथ न टच हो जाए, स्पर्श ना हो जाए, छुआ-छूत ना हो जाए। So this fellow who just sits here and stuffs them into his mouth, और ये आदमी, तो दिस फेलो मतलब ये व्यक्ति के लिए लेकर के आता है, अपना सिर झुकाता है, और कितना सम्मान पूर्वक देता है इस व्यक्ति के लिए, जो कि यहाँ पर क्या करता है, बैठता है एंड ठूंसता है, स्टफ्स, स्टफ्स का अर्थ है ठूंसता है, देम इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में ठूंसता है यहाँ बैठ करके। तो क्यों हमारे ऐसे जो मतलब महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे जाति बिरादरी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्यों बाजार से ला करके ऐसे लोगों के लिए जाते हैं जो कि यहाँ बैठ करके अपने मुंह में ठूसता है, बोल रही हूँ। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, तो ये जो विचार है, ये बहुत अधिक क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया, किसको, लेखिका को। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का अर्थ है बहुत अधिक उत्तेजित हो जाना, क्रोध में बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। ये विचार सुन करके लेखिका बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है। How was it that these fellows thought so much of themselves? तो बोलती है कि कैसे ये लोग जो हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं। These fellows मतलब ये लोग thought so much, केवल बहुत इतना ज्यादा सोचते हैं, themselves अपने आप के बारे में इतना ज्यादा क्यों ऐसा सोचते हैं, वो बोलती है लेखिका। Because they had scraped 4 pence together, क्योंकि इसलिए, क्योंकि आज उन लोग कुछ पैसे कमा लिए हैं। Scraped 4 coins together मतलब कुछ पैसे जमा कर लिए हैं ना, scraped मतलब कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, इसलिए इन लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेखिका ऐसा बोल रही है। Did that mean they must lose all human feelings? इसका अर्थ ये तो नहीं कि वे जो भी हमारी जो मानवीय भावनाएं हैं, ह्यूमन फीलिंग्स मतलब हमारी जो इंसानियत की जो भावना है, वो सभी भी हम लोग खो देंगे, या उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बोल रही। ह्यूमन फीलिंग्स जो मानवीय जो भावनाएं हैं, वो सब उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ये देखिए यही हमारा क्या है, टाइटल है, पामा के द्वारा जो लिखा गया है, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, वो यही बोलना चाह रही है कि हम लोग भी क्या है, इंसान है, हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी मनुष्य हैं, तो हमारा भी क्या करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। छुआ-छूत इस तरह से जो पहले बहुत अधिक विद्यमान था, अभी तो बहुत कुछ हट गया है, लेकिन कुछ-कुछ भारत के क्षेत्रों में अलग-अलग हिस्से में अभी भी जारी है। तो आगे हम और देखते हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन these petty errands for these fellows, तो लेखिका कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जाति के जो लोग हैं या दलित समाज से जो लोग हैं, should never run these petty errands, ये छोटे-छोटे, पेटी का अर्थ है ये जो छोटे-छोटे काम हैं, इन ज़मींदार लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, हमारे लोगों को बोलती है। एरंड्स, एरंड्स का अर्थ होता है मतलब छोटी यात्रा, जो कि कुछ बाज़ार से कुछ लाने के लिए जो किया जाता है, उसको कहा जाता है एरंड्स। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है, ज़मींदारों के लिए लाने का कार्य हम लोगों के द्वारा नहीं करना चाहिए, बोलती है। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, तो बोलती है हम लोगों को उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, और उसमें से जो भी हम लोगों को जो वेजेस, मजदूरी मिलती है, उसको घर लेके जाना चाहिए, एंड लीव इट एट दैट, और इस बाकी सब चीज़ उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, और दूसरा काम हमको कुछ नहीं करना चाहिए, लेखिका यहाँ बोलती है। माय एल्डर ब्रदर, तो मेरा जो बड़ा भाई है, हु वाज़ स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी, जो कि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, हैड कम होम फॉर द हॉलिडे, जो कि छुट्टियाँ बिताने के लिए वो घर आया हुआ था। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. तो जो छुट्टी बिताने के लिए उसका वाला बड़ा भाई घर आया हुआ था, he would often go, तो वह हमेशा जाया करता था, often मतलब हमेशा जाया करता था, to the library पुस्तकालय में, in our neighboring village जो कि हमारे गाँव के पड़ोस के गाँव में एक पुस्तकालय था, वहाँ वो हमेशा जाया करता था, in order to borrow books, ताकि वहाँ से कुछ पुस्तक उधार में ला सके। बोरो का अर्थ होता है उधार में, तो वहाँ से कुछ पुस्तक उधार ला सके, इसलिए वो नजदीक के गाँव के पुस्तकालय में जाया करता था उसका भाई। He was on his way home one day, जब वह एक दिन वहाँ से वह लौट रहा था, घर की ओर लौट रहा था,
ऑन हिज वे होम मतलब अपने घर के रास्ते पर था, वहां से लौट रहा था। वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, और वह वहां पर जो भी एक तालाब होगा जहाँ से सिंचाई किया जाता है, इरिगेशन इरिगेशन मतलब सिंचाई किया जाता है, वहां से वो गुजर रहा था। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप, तो वहां पर एक जमींदार का आदमी, लैंडलॉर्ड्स मैन मतलब जमींदार का आदमी, केम अप वहां आता है, बिहाइंड हिम उसके पीछे। ही थॉट माई अनन लुक्ड अनफैमिलियर, उसने सोचा ये जो मेरा भाई है अन्ना, मतलब मेरा जो भाई है वो कुछ अपरिचित सा लग रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई बाहर में करता है और उसको शायद नहीं पहचाना, अनफैमिलियर मतलब अपरिचित लगा। एंड सो ही आस्क्ड, और इसलिए वो पूछता है, हु आर यू आपा, व्हाट्स योर नेम, तो उसको पूछता है कि भाई तुम कौन हो, आपका का अर्थ है यहाँ पर भाई, भाई तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। अनन टोल्ड हिम हिज नेम, अन्ना ने अपना नाम उसको बताया। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, और उसके साथ और भी दूसरा आदमी था, वो तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत वो उसका दूसरा व्यक्ति था, वो पूछा, अम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, अम्बी मतलब रुको, कि कौन-सी गली में तुम रहते हो, पूछा। वो जात नहीं पूछ रहा है कि तुम किस जात के हो, नाम पूछा, लेकिन उसको उससे नाम से जात का पता नहीं चला, तो इसलिए पूछ रहा है कि रुको तुम किस गली में रहते हो, पूछ रहा है दूसरा व्यक्ति। द पॉइंट ऑफ दिस वाज़ दैट इफ ही न्यू ऑन व्हिच स्ट्रीट वी लिव्ड, इसका पूछने का मकसद यह था कि अगर मेरा भाई बता देता कि किस गली में रहता है वो, तो ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो उससे उसको जानकारी हो जाती कि हमारा जाति क्या है। हो सकता है उस अलग-अलग गली में जाति विशेष के लोग रहते रहे होंगे वहाँ, तो उनकी गली से भी उसके जात का पता लगाया जा सकता था। अनन टोल्ड मी ऑल दीज़ थिंग्स, तो बोलते हैं कि अन्ना जो है हम सभी को ये कहानी मतलब ऑल दीज़ थिंग्स, मेरे को ये सभी चीज़ें बताई, उसके बड़े भाई ने उन सभी ये सभी चीज़ें किसको बताई, लेखिका को। एंड ही एडेड, और वो इसमें जोड़ता भी है, बिकॉज़ वी आर बोर्न इंटो दिस कम्युनिटी, बोलता है कि हम लोग चूँकि ये दलित समुदाय में हम लोगों का जन्म हुआ है, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, और इसीलिए हम लोग को कभी नहीं दिया जाता है क्या, सम्मान, इज़्ज़त और मान-सम्मान हम लोगों को कभी नहीं दिया जाता है, कम क्योंकि हम लोग इस समुदाय में हमारा जन्म हुआ है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, बोलता है वो कि हम सभी इससे वंचित हैं। स्ट्रिप्ड का अर्थ होता है मतलब उसको नंगा कर देना, लेकिन इन सभी से हम लोग वंचित किए गए हैं, क्या से? सम्मान से, उनका इज्जत से, मान-सम्मान से, सबसे इनको वंचित किया गया है, किनको? नीचे तबके के लोगों को। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, और एक शब्द जोड़ता है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और मेक प्रोग्रेस, और हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज, हम लोग हमारे ऊपर जो भी अपमानित किया जाता है, इंडिग्निटीज हमारे ऊपर जो भी अपमानित किया जाता है, छुआछूत की भावना किया छुआछूत किया जाता है, अस्पृश्यता की भावना है, इन सभी को हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं अगर हम अध्ययन करेंगे, और जीवन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर जितने भी मतलब हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, हमको नीचे हीनता से देखा जाता है, इज्जत नहीं दिया जाता है, इन सबको हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं, बोलता है उसका भाई। तो स्टडी विथ केयर, और इसीलिए वो सलाह देता है कि बहुत सावधानी से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जितना तुम चाहती हो सीखो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, तो बोल रहा है अगर तुम अपने पाठ में आगे रहोगी, अहेड अहेड का अर्थ है आगे रहना। अगर तुम अपने पाठ में हमेशा आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तो लोग जो है तुम्हारे पास आएँगे। पीपल विल कम टू यू, लोग तुम्हारे पास आएँगे ऑफ देयर ओन अकॉर्ड मतलब खुद से, कोई नहीं बुलाएगा, वो अपने से आएँगे। एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और वे अपने आप को जोड़ेंगे। अटैच अटैच का अर्थ है जोड़ेंगे, आपसे जोड़ेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करोगी और अपने क्लास में अव्वल आओगी, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आएगी, तो लोग अपने आप से तुम्हारे पास आएँगे और तुमसे जुड़ेंगे, ये ऐसा उसको सजेशन देता है टू यू। वर्क हार्ड एंड लर्न, बोलता है कठिन मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, तो लेखिका कहती है कि ये जो मेरा भाई ने मेरे से जो मेरे मेरे को जो आग्रह किया, द वर्ड्स दैट अनन स्पोक टू मी, तो ये शब्द जो कि अन्ना मुझसे कहा, दैट डे उस दिन मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, तो मेरे ऊपर बहुत ही अधिक गहरा छाप छोड़ दिया। डीप इम्प्रेशन मतलब मेरे अंदर बहुत ही गहरा छाप छोड़ दिया। तो मेरे भाई ने जो उस दिन ये शब्द कही, और उस दिन ये मेरे अंदर ये जो शब्द था अपना गहरा छाप छोड़ दिया। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत कठिन परिश्रम की, मेहनत की, विथ ऑल माय ब्रेथ, अपनी पूरी तन्मयता के साथ,
मतलब अपने पूरा अपना तन मन धन लगा के एंड बीइंग मतलब अपने पूरा जिंदगी वो लगा दी पढ़ाई करने में। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उन्माद के साथ, फ्रेंजी का अर्थ है उन्माद के साथ, उत्तेजना के साथ मतलब पढ़ाई में अपना मन लगा दी हूँ। एज़ आनंद हैड अर्ज्ड जैसे कि आनंद ने मुझको प्रेरित किया था, मोटिवेशन दिया था। आई स्टूड फर्स्ट इन माय क्लास आई स्टूड फर्स्ट इन माय क्लास मैं अपने कक्षा में पहले जब रिजल्ट आया तो अपने कक्षा में मैं पहला स्थान ग्रहण की, फर्स्ट आई मैं अपने क्लास में। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट और उसी के कारण से मेनी पीपल बिकेम माय फ्रेंड्स और क्योंकि मैं अपने कक्षा में मैं पहला स्थान प्राप्त की थी और जिसके कारण से बहुत सारे लोग मेरे क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया। तो हम देखते हैं कितना अच्छा से मतलब ये दोनों ही पार्ट हमने देखा। पहला कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर और वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ये दोनों ही मतलब क्या था, एक आत्मकथा था, जीवनी था। दोनों ही लेखिकाओं के द्वारा लिखा गया था और ये क्या थे, दोनों ही नीचे तबके के लोग थे। पहले में देखा कि एक अमेरिका की नेटिव थी वो, अमेरिका की मतलब वो अमेरिकन ओरिजिन थी, वहाँ की निवासी थी और वहाँ के बारे में घटना बताई थी और ये जो दूसरा घटना है हमारे भारत देश का ही घटना है। ये तमिलनाडु की रहने वाली है और एक दलित समाज से है और चूँकि इसीलिए कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो मतलब ऐसे मतलब अत्याचार होता था नीचे तबके के लोगों के साथ, जिस तरह से हमारे भारत देश में भी जो कि वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको शूद्र में ही वर्ण में ही रखा जाता है और कई तरह से उन पर अत्याचार होता है, उनको छुआ-छूत पहले था, अभी तो मिट गया है धीरे-धीरे और इसी कारण से शायद जब बाबा साहेब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ने जो है रिजर्वेशन की बात कही और उनको मतलब कुछ कोटा दिया गया ताकि इन लोग भी जो मेन स्ट्रीम है, जो सामान्य लोग मुख्य धारा से इन लोग जुड़ सकें। उन पर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, छुआ-छूत ना हो। इन लोग भी पढ़े-लिखे और मुख्य धारा में जो सामान्य लोगों की तरह एक ज़िंदगी की इज़्ज़त की ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। मुख्य लक्ष्य वही था और उसका क्या फ़ायदा हुआ इसमें मैं आगे बहस करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मतलब यही एक मतलब कारण था, एक जो रिज़र्वेशन की बात कही गई मतलब कितना पहले अत्याचार होता था। तो ये सभी प्रेरणा है, हम प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए भी क्योंकि जितना अत्याचार किया जाता था इस लेखिका के साथ भी छुआ-छूत की भावना थी। लेकिन उसका जो भाई था कितने अच्छी तरह से उसको प्रेरणा दिया, कि बोला कि हमारे ऊपर बहुत सारे क्या है अत्याचार किया जाता है, छुआ-छूत किया जाता है, हमको सम्मान नहीं दिया जाता है, इज़्ज़त नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे ऊपर हम पढ़ाई के द्वारा ही इन सभी को क्या कर सकते हैं, उखाड़ फेंक सकते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे, तो बहुत सारे लोग अपने से ही स्वयं से तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएँगे। तो मतलब ये सभी प्रेरणा है सभी बच्चों के लिए और इसी प्रेरणा को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम एक न एक दिन ज़रूर एक इंसान अच्छे से बन पाएँगे। तो यहाँ ये क्लास हम खत्म करते हैं, तो आगे हम दूसरा दिन दूसरे पाठ हम प्रारंभ करेंगे।